द पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया गया है। ये तो 3T है, 3Ti, 3Ti। समझ में आई बात? ये पोजीशन है, तो किसी भी टाइम में डालोगे तो पोजीशन पता चल जाएगी कि 0 सेकेंड 1 सेकेंड, तो पोजीशन पता चल जाएगी। अगर 0 सेकेंड डालेंगे तो वो कहाँ पे है, 5K पे है कि नहीं? अच्छा, अब हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? vt बोलोगे तो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्या वो dr/dt होती है? अच्छा, वो वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि उनमें बोल्ड में लिखा है, हमें लगाना है। ये ना सोचो कि वो नहीं लगा रहे हैं या मिसप्रिंट है, आपको लगाना है। उनका प्रिंट मोटा है तो इसलिए वो नहीं लगाएंगे। सो दिस इज d/dt और 3Ti प्लस 2T² और प्लस 5K। तो चूंकि डिफ्रेंशिएशन इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो भी है डिफ्रेंशिएशन का कैसे होता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, तो सब में लग जाएगा 3T और 5K। सो 3 को बाहर ले लो तो dt/dt हो जाएगा कि नहीं? आई तो खैर डायरेक्शन है, वेक्टर है। 2 को बाहर ले लिया तो dt²/dt हुआ, और 5K को बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा, t⁻0 बची, क्योंकि t की कोई टर्म ही नहीं है। बताइए। हाँ, 3 dt/dt की वैल्यू बोलो। हाँ, यहाँ बोलो। वे ना ना, हाँ, क्योंकि 2 × 2T। यहाँ बोलो। सही है, क्योंकि 0T⁻0 -1 तो 0 ही हो जाएगा। तो इट इज़ ओके, कैप भी लगा दिया। तो 3i कैप प्लस 4T कैप, क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में? अगर मीटर पर सेकंड देता तो, वैसे सेकंड तो दे रहा है, इन प्रॉपर यूनिट्स कह रहा है, तो फिर मीटर पर सेकंड में ही, और ये चीज़ मीटर में। अब देखो, अब हमें अगर इसने v दे दिया है, चाहो तो v में आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकती हो, लेकिन अभी t के टर्म्स में तो मैग्नीट्यूड नहीं निकलेगा। कोई टाइम देता तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते कि नहीं, उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलो। तो अब आगे वो कह भी रहा है vt का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है t = 1 सेकंड पे निकालो, लिखा हुआ है कि नहीं बी पार्ट में। सो एट t = 1 सेकंड, सो v क्या हुआ, ये t तो जस्ट एक सिंबॉलिक है उस टाइम पर। सो 3i और प्लस 4 × 1j, तो क्या हो जाएगा, 3i कैप और 4j कैप हुआ। और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सो v का मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ v भी लिख दिया जाए तो √v
वी एक्स स्क्वायर और प्लस वी वाई स्क्वायर होता है कि नहीं, जो इसके कोफिशिएंट होते हैं। तो ये चीज़ 5 आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है। और टेन थीटा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बताओ टेन थीटा क्या होगा, क्या वी वाई बाई वी एक्स होता है, दैट इज इक्वल टू 4/3। सो टेन थीटा कितना हो गया, ये चीज़ हो गई 1.333। हम आपको नेचुरल टेंजेंट्स का वो भेज देंगे कॉपी, वरना तो आप नेट से भी देख सकती हो नेचुरल टेंजेंट्स का क्या वैल्यू है, तो बिल्कुल यही चीज़ मिल जाएगी, या फिर उसको अपने में सेव कर लो नेचुरल टेंजेंट्स। तो वैल्यू ऑफ नेचुरल टेंजेंट्स, अब देखो 1.333 देखो, तो 1.333 की क्या वैल्यू है, 1 पॉइंट है, 1.1 आया, 1.2 आया, 1.3 तक कुछ समझ में आ रहा है आपको कहीं? हर एक में 1 पॉइंट नहीं लिखेगा, सिर्फ एक बार 1 पॉइंट लिखेगा। तो अब जरा देखो 3.79 पर चले जाओ, ये है मतलब 3.079 ऐसा कुछ है, 1.3 ये 1.3079, ये चीज़ समझ में आई? 3079 चेक करो, है कि नहीं? और भी पहले है, 3 के और करीब जाना है तो 1.3032 है, वो ज़्यादा 1.300 के करीब है कि ये 2985, ये ज़्यादा करीब है ना, क्योंकि इसमें 15 का ही डिफरेंस है और इसमें कितने का डिफरेंस है, 32 का, तो इसको लेना चाहिए। बोलो करेक्ट समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ नहीं तो कुछ बोलो। तो अब इसकी क्या वैल्यू है बताइए? 0.5 क्या डिग्री नहीं बताओगी? 52 डिग्री, 52 डिग्री तो मेन है ना, फिर उसके बाद आप बोलिए कि 0.4, तो 52.4 डिग्री या 52 डिग्री और 0.4, 0.1 में 6 डिग्री होती है, तो 0.1 0.2 करके पूरा 60 मिनट हो जाएगा, तो 1 डिग्री हो जाती है। तो 0.4 है तो उसमें 6 मिनट होता है, तो 24 मिनट भी लिख सकती हो, या फिर और क्या लिखा जा सकता है, 52.4 डिग्री। समझ में आ गई बात? सो थीटा कितना हुआ, 52.4 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कोई वैल्यू पूछी जाए, कोई वेक्टर पूछा जाए, तो उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो ऐसा आपके में लिखा भी है, डायरेक्शन दिया गया है। क्या इन्होंने 53 डिग्री लिख दिया है अप्रॉक्सीमेटली? अच्छा 1.333 था, हम लोगों ने 1.30 देख लिया, आपने भी नहीं बताया। तो 1.333 देखो, अब 333 कहाँ है? 3232, ये देखो 32 आएगा, ये 3319 है, 1.333, तब भी ये 53.1 डिग्री बन रहा है ना, कितना बन रहा है ये समझ में आया? 33 कितना आया देखो, 3319 है, 3319 कितने डिग्री है? 53 डिग्री है
और साथ में ऊपर देखो तो क्या बनेगा 0.1, ठीक। सो 53 डिग्री 0.1, 53.1 डिग्री। अभी एक्सीलरेशन की भी फार्मूला निकालना है। 53.1 डिग्री है जिसे अप्रॉक्सीमेटली कहा गया है 53 डिग्री, ऐसा बोला गया है। अब देखो विद एक्स एक्सिस हो गया। एक्सीलरेशन के लिए क्या निकाला जाए, ए पार्ट का है। सो एक्सीलरेशन क्या ये dv/dt होगा, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई है, दैट इज 3i + 4tj, ये ऊपर निकला है। तो हम इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो डिस्ट्रीब्यूट लीनियरली द डिफ्रेंशिएशन। सो d/dt into 3i plus d/dt into 4tj, 3 को कॉमन ले लो, d/dt कुछ है तो नहीं तो t⁻0 लिखो, 4 कॉमन ले लीजिए, dt/dt into j। आंसर बताइए। हाँ, क्योंकि ये 0t⁻0 - 1 i कैप और +4 × 1 j कैप, तो 0 + 4 j कैप, इट इज़ 4 j कैप मीटर/सेकंड²। क्या यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है या फिर वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म? हाँ, तो एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर/सेकंड²। और ये जे कैप है। जे कैप का क्या मतलब होता है कि अगर एट t = 1 सेकेंड में भी यही रहेगा, क्योंकि इसमें टेम्पोरल इंफॉर्मेशन तो कुछ है नहीं, वो वैनिश हो गई है। सो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, क्या 4 मीटर/सेकंड² हो जाएगा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में रहेगा? अच्छी बात है। तो ये बात आपने कर ली है। नाउ अगेन वी विल सी वन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में आने के बाद 4.20 क्वेश्चन पे आओ। सो 4.20 क्वेश्चन पेज 87। तो आर क्या दिया है, 3ti - 2t²j और +4k, और ये भी वेक्टर है। अब आपसे कहा जा रहा है कि v और a बताओ और t = 2 सेकेंड पे इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो v क्या होगा, dr/dt। सो दिस इज d/dt और 3ti कैप माइनस, ठीक है, -2t² कैप और +4k, ये चीज हो गई। अब देखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कर दो डिफरेंशिएशन का। d/dt ऑफ 3t i कैप और माइनस d/dt ऑफ 2t² j कैप और प्लस d/dt ऑफ 4k कैप। तो अगर ऐसा करेंगे तो 3 बाहर आ गया, dt/dt हो गया, i कैप हो गया, 2 बाहर आ गया, d/dt ऑफ t² हो गया, j कैप हो गया,
4 बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर 0 हो गया, के कैप हो गया। बताइए क्या क्या आंसर आएगा। फोर टी जे कैप आ गया। ये चीज़ मीटर पर सेकंड में आई। तो अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो मुझे क्या कर देना चाहिए, -4 टी जे कैप। डेरिवेशन को जो डिफरेंशियल फॉर्म है डी बाई डी टी को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सो डी बाई डी टी 4 टी जे कैप। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, कुछ तो बचेगा नहीं। और यहाँ से क्या आएगा, कितना आएगा यहाँ से 4 जे कैप। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ वेक्टर लगाओ। अच्छा, ये चीज़ है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अब वो कह रहा है कि 2 सेकेंड में इनका व्हाट इज़ द स्पीड, सिर्फ वेलोसिटी का ही पूछ रहा है। सो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी क्या है 3 कैप माइनस 4 इंटू 2 जे कैप। 4 टी जे कैप था तो मैंने 2 डाल दिया। सो 3 कैप माइनस 4 जे कैप की 8 जे कैप, 8 जे कैप। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो वी लिखा जा सकता है, या वी वेक्टर पे मॉड भी लगाया जा सकता है। सो इट इज़ वी एक्स स्क्वायर प्लस चलो तो कितना आया, सेवेंटी 75 का रूट कितना होता है, बताओ क्या बाहर निकलेगा। चलिए तो tan थीटा क्या होगा, इट इज़ वी वाई बाई वी एक्स -8/3। tan थीटा तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वैल्यू कितनी होती है, माइनस में है तो 2.666 हो गया। सिर्फ आप tan थीटा की लगा दो वैल्यू, निगेटिव तो हम लगा ही देंगे, निगेटिव है ना, उल्टा चल देंगे क्योंकि वो माइनस tan थीटा है। तो इसलिए 2.666 देख लें नेचुरल टेंजेंट्स में। ओके, नेचुरल टेंजेंट्स ही देखना, लॉगरिथमिक टेंजेंट्स ना देखना लेना, क्योंकि इसमें लॉगरिथमिक भी है, लॉगरिथमिक साइन लॉगरिथमिक, वो नहीं देखना, नेचुरल टेंजेंट देखो। तो 2.666 कितना है, एक डाउनलोड कर लो और फिर उससे जो वैल्यू पूछा करें तो बता दिया करो, अपने पास उसको रखो। 2 दिख रहा है 2.666, तो उसकी कितनी वैल्यू आ रही है 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 है, 2.6 और आगे चलो तो ये 6 है, ये है 2.66, यहाँ 2 लिखा है, तो ये कितना डिग्री है बताओ, 69 डिग्री है। 69 डिग्री में आगे चलेंगे तो 69 डिग्री में चलेंगे तो 2.66 आ जाएगा, 66। तो
तो इस तरीके से तीनों ही 6 लेना है तो, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 69 और 0.4 डिग्री हो रहा है। 69.4 डिग्री लिख लो। ना अब जरा देखो, सो इट इज थीटा इज इक्वल टू -69.4 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितनी है, ये हो गई। सो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड is 5√3 meter per second directed towards 69.4 degree clockwise from positive x-axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये किस डायरेक्शन में है, 69.4 डिग्री में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना 5√3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर समझ में आ गई है तो 4.21 करते हैं। A particle starts from origin at t is equals to 0 and with a velocity 10 j meter per second in xy plane। तो ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन उस पर एक एक्सीलरेशन भी काम कर रहा है। वेलोसिटी तो है बट एक एक्सीलरेशन भी काम कर रहा है। तो और स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो u कितना हो गया, क्या 0i प्लस 0j कैप है, v कितना है, मतलब अच्छा नहीं, वो कह रहा है 10j कैप, कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद दिस वेलोसिटी, ऐसा कह रहा है कि नहीं, 10j कैप बोल रहा है कि नहीं, t इज इक्वल टू 0 पर, बोलो है बात कि नहीं, मतलब 0 सेकंड में उसकी क्या वेलोसिटी दे रहा है, 10j कैप है, स्टार्ट्स नहीं है वो, एक वेलोसिटी से चल रहा है 10j कैप, और फिर उसके ऊपर एक्सीलरेशन लगा, तो एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन 8i प्लस 2j कैप है, वो भी कांस्टेंट ही है, t तो है नहीं इसमें, 8i प्लस 2j कैप, ये चीज लग गई, ये एक्सीलरेशन हो गया। नाउ अब अगर ये बात है एक्सीलरेशन इसमें हो गया, तो बताओ v क्या होता है, क्या u प्लस ए टी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में तो ये फार्मूला लग सकता है ना, तो v का क्या फार्मूला हो जाएगा, u कितना है, क्या 10j है, और a कितना है 8i प्लस 2j और इंटू टी, बोलो बात समझ में आई, तो 10j और 2tj ये एक साथ हो जाएंगे, 8i पहले आ जाएगा, 8ti और प्लस 10 और प्लस 2t उसके साथ j, ये वेलोसिटी हो गई। अच्छा, ये तो हमारा वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। अब जो पूछेगा तो बताएंगे क्या पूछता है। तो मूव्स इन दिस एट व्हाट टाइम इट्स एक्स कोऑर्डिनेटेड 16 मीटर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 8t है क्या, सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटीज, एक्स कोऑर्डिनेट of velocity it is equals to 8t, लेकिन वो तो क्वेश्चन के हिसाब से 16 दे रहा है कि कब ये 16 हो जाएगी, तो 8t, तो t क्या हो जाएगा, क्या 2 सेकंड में 16 हो जाएगी, सो आफ्टर 2 सेकंड फ्रॉम स्टार्ट
इट्स एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वी एक्स, क्योंकि वी में तो दो कंपोनेंट हैं, एक वी एक्स और एक वी वाई है, इज 16 मीटर। तो वेलोसिटी भले ही कहीं पर भी हो, बदल भी रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, हर पल बदलती चली जा रही है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है उस वेलोसिटी का 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा कि नहीं? लेकिन उसी समय उस वेलोसिटी का एक वाई कंपोनेंट भी होगा 2 सेकंड के बाद। ये तो वी एक्स दिया ना, तो 2 सेकंड के बाद वाई कंपोनेंट, इधर भी तो एक प्रोजेक्शन होगा। तो आगे क्या पूछता है? व्हाट इज वाई कंपोनेंट एट दैट टाइम? सो वी वाई एट 2 सेकंड क्या होगा? ये फार्मूला है वाई कंपोनेंट का, वी वाई। तो इसमें डालो 10 + 2t, इतना ही है बस वाई कंपोनेंट। तो 10 प्लस टाइम तो 2 सेकंड है, तो उस समय कितना हो जाएगा? 14 मीटर पर सेकंड भी लगाओ। तो ये चीज हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, और ये क्या हो गया? इतने मीटर पर सेकंड। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम? सो एट t = 2 सेकंड, तो जो v है क्या वो 16 i कैप और प्लस 14 j कैप हो गई? क्योंकि 8t था तो 8 × 2 कर दिया, और 10 + 2t था तो उससे 14 आ गया। तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? vx² + vy²। यहाँ मॉडुलस लगाया है, यानी यहाँ कुछ नहीं लगाया है। तो 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर किया, रूट लगा दिया। 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये मिला के कितना हो जाएगा? 9 5 14 15 452 में कुछ बाहर आएगा? 2 so it is 226 113, so 2√113 मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी हो गई। अच्छा, क्या पूछ रहा है? स्पीड ही पूछ रहा है, बाकी वेलोसिटी पूछता तो डायरेक्शन ही बतानी पड़ती है। पीछे आंसर देखो इसका, क्या है? दिया है कुछ? .22 4.22 4.21। तो 21 में इसका रूट निकाल के बताओ। और 24 है, यानी 2 सेकंड है और 24 मीटर। सो 24 मीटर, दैट इज v = ये हो गया। और व्हाट इज एट व्हाट टाइम x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास क्या था? u + at, u + a, ठीक है। a कितना है?
यहाँ पर a की वैल्यू है 8i प्लस 2j। तो ठीक है, ये तो चीज़ हो गई। 2 to 14 ही आएगा, ये तो 14 आएगा, 24 नहीं आएगा। इसको चेक कर लेते हैं। एक मिनट। इसकी पीछे 24 दे रहा है, तो टी स्क्वायर 10t। और क्या क्या चीज़ दी गई है? t इज इक्वल टू 0 है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है 8i प्लस 2j है, 2j है। तो 1t स्क्वायर 8i प्लस 2j है। सो वेलोसिटी हमने निकाल ली, v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, और हमें क्या निकालना है? एट व्हाट टाइम x कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर। देखो इसमें गलती हुई है, इसको ठीक करते हैं कि x क्या कह रहा है? x कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर। इतनी बात समझ में आई? ये हमने क्या निकाला है? क्या ये वेलोसिटी निकाली है? तो हम वेलोसिटी को 16 मीटर नहीं लिख सकते ना, वेलोसिटी थोड़ी ना 16 मीटर पूछ रहा है हमसे। वो क्या पूछ रहा है बताओ? हमसे पूछ रहा है कि उसकी पोजीशन 16 मीटर हो, तो ये चीज़ नहीं निकाली जा सकती है। ये बात गलत हो गई कि नहीं? क्योंकि 16 मीटर वेलोसिटी नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ें दी गई थी और हमसे पूछा गया है कि x कंपोनेंट इज 16 मीटर, तो ये नहीं रख सकते हम, r निकालें इससे। तो बताओ r का क्या फार्मूला होता है? s इज इक्वल टू क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इट इज हाफ at स्क्वायर। इसमें u और a ये वेक्टर है, दोनों तरफ वेक्टर होना चाहिए। u कितना है? u कितना दिया है? क्या 10j? और एक्सीलरेशन कितना दिया है? 8i प्लस 2j और t स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? जब हमसे पोजीशन पूछ रहा है तो हमने गलती कहाँ की थी? हमने वेलोसिटी को 16 लिखा था, वेलोसिटी तो नहीं 16 है। पूछ रहा है पोजीशन इज 16, तो यही है ना पोजीशन। इसी में तो xi प्लस yj होगा। r क्या होता है? xi प्लस yj होता है कि नहीं? तो इट इज 10tj और यहाँ से करो 2 कट कर दो तो कितना होगा? 4i प्लस j हुआ, और j को एक साथ रखो और 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर j 4t स्क्वायर i। तो यहाँ पर लिखो 4t स्क्वायर i और j वाले कंपोनेंट एक साथ रखो तो 10t और प्लस t स्क्वायर j के एक साथ रख लिए, 10t और t स्क्वायर और j एक साथ लगा दिया। तो अब यहाँ पर है xi प्लस yj। तो x किसके इक्वल है? क्या 4t स्क्वायर? और y किसके इक्वल है? क्या 10t प्लस t स्क्वायर? यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा? t स्क्वायर 4 हो जाएगा और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा। उसी 2 सेकेंड में y कितना होगा? सो 20 प्लस 4, तो y कितना हो गया? क्या 24 मीटर हो गया? तो 2 सेकेंड है और y हो गया 24 मीटर। अब देखो तो आगे की बात क्या पूछ रहा है?
एक्स वाई आ गया है। व्हाट इज़ द स्पीड, थोड़ी देर पहले हमने स्पीड का भी एक फार्मूला निकाला था, वो क्या फार्मूला था 2 सेकंड में, ये था, यही था कि नहीं v का। तो v का क्या फार्मूला आया था, दैट इज इक्वल्स टू 8t i प्लस 10 प्लस 2tj। या तो आप इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करो, और नहीं तो जो निकाला है दूसरी इक्वेशन डाल दो। दूसरी इक्वेशन हमने क्या डाली है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो इस पर फिर से फार्मूला लगा दो, काइनेमेटिक इक्वेशन, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है ही, तो ये 10j, तो 10j हो गया, और एक्सीलरेशन क्या है, क्या 8i प्लस 2j, so it is 8ti और प्लस 10 और 2tj, ये चीज हो गई। सो इन सब से अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालिए। सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी, इट इज 16i, और यहाँ 2 रखो तो कितना आ रहा है, 14j आ गया। तो v कितना हो गया, तो ये 256 और प्लस 196, 2 सेकेंड पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो जो चीज़ हमारी आ गई थी 452, और इसका रूट निकालो। 21.26, पीछे चेक करो। अब समझ में आई कहाँ गलती की थी, हम लोगों ने v को 16 रख दिया था, जो कि नहीं रखना चाहिए था, हमें तो r निकालना चाहिए था। तो ये चीज है 4.22 देखिए। तो यही स्पीड हो गई 2 सेकंड पे, वो कंक्लूड कर देना कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड इज 21.26 मीटर पर सेकंड। I and j are unit vector along x and y axis. What is the magnitude and direction of I plus j? तो I plus j का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, ये I हो गया, ये j हो गया। तो I plus j क्या ये हो गया, बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बताओ। हाँ, तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड i प्लस j का मैग्नीट्यूड इट इज √1² प्लस 1², इट इज इक्वल टू √2 हो गया, और डायरेक्शन के लिए tan थीटा, सो 1/1, क्योंकि हमें थीटा चाहिए। सो थीटा क्या 45 डिग्री हो गया। सो वेक्टर इज डायरेक्टेड एट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड हैज मैग्नीट्यूड √2 यूनिट्स, यूनिट होगा जो भी उसकी। अब इसी में i माइनस जे कह रहा है, तो i इधर चलो लेकिन j नीचे चल दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस जे चल दो, तो क्या ये i माइनस जे हो जाएगा, i माइनस जे, दोनों को ऐड करो, i माइनस जे, तो i माइनस जे हो जाएगा कि नहीं, i प्लस माइनस जे, i प्लस माइनस जे, तो i माइनस जे। सो i माइनस जे का बताओ।
tan थीटा क्या होगा, -1। सो tan थीटा क्या -tan 45 डिग्री है। सो अब माइनस अंदर ले लो। सो tan थीटा क्या tan -45 डिग्री है। सो थीटा क्या हो गया, -45 डिग्री हो गया। वेक्टर is directed at 45 degree clockwise, 45 degree clockwise from positive x axis and has magnitude √2 यूनिट। ये चीज हो गई। ठीक है। What are the components of vector along this? अब पूछ रहा है रिजॉल्व करो। सो रिजॉल्व वेक्टर ए जो कि 2i + 3j है along i + j and i - j में। यानी हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है कि एक i + j है, एक i - j और एक है 2i और 3j है, 1 2 3, कोई ऐसे वेक्टर है। तो इसके कंपोनेंट बताने हैं इन दोनों डायरेक्शन में, i + j। इनको हम बढ़ा घटा सकते हैं, i - j। तो इससे एक ऐसा पैरेललोग्राम तैयार करना है, चाहे छोटा करके चाहे बड़ा करके, तो इसे रिजॉल्व करना है इन दोनों डायरेक्शन। तो हम इस वेक्टर को क्या कर सकते हैं, जो ए वेक्टर है, क्या इसे लैम्डा i + j लिख सकते हैं और म्यू i - j, क्योंकि किसी भी एक वेक्टर को किसी दो गिवन प्लेनर वेक्टर में हमेशा रिजॉल्व किया जा सकता है। एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व एनी टू अदर वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। दो आदमी अगर एक चीज को खींचे तो क्या वो चीज उसी प्लेन में बढ़ेगी, और क्या उनके खींचने की दिशा और दशा से उस चीज को उस जमीन में कहीं भी खिसकाया जा सकता है। भाई पिता और बेटा खींच रहे हैं एक कुर्सी को, तो क्या वो जमीन में उस कुर्सी को कहीं भी ले जा सकते हैं, इधर उधर इधर उधर, बोलो। तो एक जो कुर्सी के जाने की डायरेक्शन है वो पिता और बेटा के फोर्स को अदलने और बदलने से तो उसमें एक्सप्रेस की जा सकती है कि नहीं। सो एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी टू अदर वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। चूंकि ए वेक्टर भी XY प्लेन में है और ये दोनों भी XY प्लेन में है, तो इसलिए ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हुए। तो क्या इस वेक्टर को इन दोनों के टर्म्स में दर्शाया जा सकता है। एनी वेक्टर कैन बी expressed resolved in terms of other two vectors lying in same plane। तो उसी प्लेन में ही दर्शाया जा सकता है। ये नहीं कि वेक्टर उठ जाएगा, कुर्सी ऊपर नहीं उठ सकती, वही जमीन में चलेगी अगर जमीन में ही सारे वेक्टर्स हैं। ए क्या दिया है, ए की वैल्यू 2i + 3j है, तो लिखो 2i + 3j। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पहले कराए हैं। तो लैम्डा + म्यू, ये दोनों किसके कंपोनेंट बन जाएंगे, क्या i के, और लैम्डा - म्यू किसके कंपोनेंट बन जाएंगे। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि लैम्डा + म्यू क्या है, क्या 2 है, और लैम्डा - म्यू क्या है, क्या 3 है। टू लैम्डा कितना है, क्या 5 है, तो लैम्डा कितना हो गया, क्या 2.5, और ये लैम्डा तो 2.5 हो गया। अब लैम्डा + म्यू 2 है, सो लैम्डा + म्यू 2 है, और लैम्डा की वैल्यू 2.5 रखो, तो म्यू कितना आ गया, ये उधर चला जाएगा, तो क्या -0.5। तो इस तरीके से हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ
2i प्लस 3j, इसको लिखा जा सकता है 2.5 i प्लस जे कैप। यदि ये अपना फोर्स 2.5 गुना बढ़ा दें और जो दूसरा वाला है वो अपने फोर्स को -0.5, एक तो उसकी दिशा पलट दे और साथ में उसे आधा कर दे जितना लगा रहा है, तो ये वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में चीज़ ले जाई जा सकती है। तो इट इज़ 2.5 i प्लस जे और -0.5 i माइनस जे। आप इसको जोड़ कर देख लें, यही चीज़ आएगी। 2.5 में अगर -0.5 किया जाए तो क्या 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके 0.5 बनेगा। तो अगर 2.5 में प्लस करोगे 0.5 तो क्या जे आ जाएगा। तो ये ए वेक्टर का रिजोल्यूशन। अच्छा, अब देखो 4.23, तो 4.23 देख लीजिए। तो मतलब इस वेक्टर को कहा जा रहा है आधा करो और पलट दो। तो आधा करोगे और पलटोगी तो क्या इधर आ जाएगा ये वेक्टर, आधा पलट भी दिया और आधा कर दिया। तो क्या ये पलट देने से -12 i माइनस जे हो गया क्या। और अब यानी देखो वो देखने बनाने में करना पड़ेगा। 2 और 3 थोड़ा इधर आएगा, ये वेक्टर ए इधर नहीं आएगा। 3i कुछ ज़्यादा ही होगा, 3i हमने कम कर दिया। हाँ तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ 3i है तो अब 3i, लेकिन ग्राफ से क्या है ना चीज़ें, अब 3i है। अब इन दोनों वेक्टर में इसे 3 गुना बढ़ा दो, बढ़ा दिया 3 गुना, और फिर इसे आगे ले जाओ, बन तो जाएगा। देखो 3 गुना बढ़ने से आया कि नहीं, 3 गुना भी नहीं बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 2.5 गुना। कितना बढ़ाना है, तो 2.5 टाइम्स बढ़ाया कि नहीं हमने इसको, और इसको पलट के आधा किया। देखो आधा लग रहा है, और इधर 2 इधर चले और 3 इधर चले कि नहीं। देखो 3 टाइप लग रहा है कि नहीं, 3 चले हो हम। अब बोलो पैरेललोग्राम लॉस है, लेकिन ग्राफ से फिर ग्राफ पेपर होना चाहिए तभी काम बनेगा, तब नहीं तो ऐसे नहीं बन पाएगा ना। जैसे हम इसमें एक्सप्रेस कर रहे थे, हमारा गलत हो गया, हमें 3 पता नहीं चल पाया। ग्राफ पेपर हो तो कर लेना, ग्राफ में घर में करके देख लो। बट ये चीज़ तो अच्छी है ना, हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो आपको बताया है ना, ये तो मिनटों में आ गई और पूरे नंबर में मिल जाएंगे। कहाँ ग्राफ पेपर हर जगह आपको मिल नहीं पाएगा। 4.23 देखो, फॉर एनी आर्बिट्ररी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द रिलेशंस आर ट्रू। सो वी एवरेज है क्या, ओके अभी ठीक है। अभी ठीक आ रहा है। चलो अब देखो ये चीज़ है। तो वी एवरेज दिया गया है, इट इज हाफ V1 मतलब VT1 और प्लस VT2। क्या ये हर हालत में ट्रू है, चाहे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, तब भी ट्रू है। क्योंकि ये तो बेसिक है, ये इट इज अवे फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस से पहले की चीज है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में एक को बाहर निकाला था, तब 3 काइनेमेटिक इक्वेशन बनाई थी। एक किस शर्त पे बाहर निकाला था कि वो कांस्टेंट है, बोलो। या कहीं पर भी और डिफ्रेंशिएशन भी करती हो एस का, तो भी तो उसमें भी
अब क्या करती हैं, बाहर निकाल लेती हैं। तो डिफ्रेंशिएशन भी हम करते हैं, जैसे s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी में क्या करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u बाहर निकाल लेते हैं कि नहीं, और क्या हाफ ए बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या मान के बाहर निकालते हैं कि ये कांस्टेंट है, और हाफ ए इंटू टू टी, तो क्या ये u प्लस ए टी आ जाता है। तो इसमें भी हमें इस बात का ध्यान रहता है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो किसके लिए है, ऑल काइनेमेटिक्स इक्वेशंस आर ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अच्छा, इसमें आप किससे शुरू करती हो, इसमें आप पोजीशन से शुरू करती हो, और इंटीग्रल में उल्टा है, इंटीग्रल में एक्सीलरेशन से शुरू करती हो, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और बढ़ाते बढ़ाते s तक पहुंच जाती हो, यही करती हो कि नहीं। इंटीग्रल कैलकुलस का एक 3.3 क्वेश्चन है, उसमें यही किया था। और डिफरेंशियल से भी ला सकती हो सब इक्वेशन। अभी फिर से डिफरेंशिएशन कर दें, तो फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, लीनियर प्रॉपर्टी लगा दो, u प्लस ए टी, सो डी बाई डी टी ऑफ u, u चूंकि कांस्टेंट है, और डी बाई डी टी ऑफ ए टी, तो ये तो जीरो हो गया, a बाहर निकल गया, और डी टी बाई डी टी, बोलो a आ गया कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि all three kinematic equations are exclusively made for constant acceleration. So three kinematic equation किसके लिए वैलिड हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। आइदर दे में बी डिराइव फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल से भी किया है, डिफरेंशियल से हमने आपको इलॉबरेटली करके बहुत फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बताया था कि कैसे t प्लस डेल्टा टी में किया जाता है, जब शुरू में सिखाई थी डिफरेंशिएशन, करके दिखाया था कि नहीं। सो इट आइदर, ये बात हो गई, लेकिन ये तो प्राइमरीली है तो ये वैलिड होगी, ये तो काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं है ना, तो ये वैलिड फॉर एनी मोशन। वी एवरेज, अगर पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कौन सी कौन सी, फर्स्ट की, फर्स्ट वाली नहीं वैलिड होगी। क्यों, जो v एवरेज क्या होता है, क्यों u प्लस वी बाई टू नहीं होता है हर हाल में। जब मोशन आपने पढ़ा था, शुरुआत में ही पढ़ लिया था, वहाँ एक्सीलरेशन था ही नहीं। तो जब भी हम मोशन की इक्वेशन पढ़ते हैं ना, मोशन चैप्टर ही शुरू करते हैं, तभी अगर वो 10 से जा रहा है, अब बाद में 15 हो गया है, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई अब इसकी क्या वेलोसिटी है, तो कैसे आप इसको पढ़ते हो। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि सबसे पहले जब एक्सीलरेशन नहीं भी पढ़ाया जाता तब भी ये बात पढ़ाई जाती कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ भी एक्सीलरेशन शुरू ही नहीं किया गया है। तो जो बिल्कुल प्रारंभिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि अगर शुरू में 10 से जा रहा है, बाद में 20 हो गया, तो 10 प्लस 20 बटे 2 15 हो गई। जब एक्सीलरेशन अभी आर्बिट्रेरीली, चाहे कहीं भी मोशन हो, अब मोशन कहीं पर भी हो, ये ऐसे चल रहा हो, एक्सीलरेशन हो रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, मोशन है उसके ऊपर, तो
उसका मोशन कहीं भी हो सकता है। तो कैसा भी मोशन हो सकता है और कैसा भी एक्सीलरेशन हो सकता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ये मोस्ट बेसिक इक्वेशन है जो जिससे सब डिराइव्ड है। इसको तो हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, वो जो थर्ड वाली इक्वेशन बनाते हैं तो वहाँ यूज़ होता है u+v/2, ठीक है। या वीटी ग्राफ के अंदर का जो वो एरिया निकालते हैं जिससे कि कितना वो चला है डिस्टेंस, वहाँ भी यूज़ होता है। ये बहुत बेसिक इक्वेशन, ये क्या किसी डिफरेंशियल या कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस से आती है, बताओ? ये कहीं से नहीं आती, ये बिल्कुल जब आपको मोशन शुरू किया जाता है वो पहले ही दिन बता दी जाती है, जबकि आप एक्सीलरेशन के बारे में जानती भी नहीं है तब भी बता दी जाती है। तो इसका मतलब है कि ये हर हाल में ट्रू है, नहीं तो ये कंडीशनल होती तो बताया जाता। जबकि ये जो आपकी इक्वेशंस हैं इसमें बता दिया जाता है कि जो वीटी ग्राफ है उसे कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जब आप ग्राफिकल मेथड में जाती हैं तो ये वीटी ग्राफ लीनियर बताया जाता है। तो लीनियर बताने का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किसके लिए है बताइए? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तभी इसे छेड़ें। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? तो पहली ट्रू है, दूसरी ट्रू हो सकती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये तो उससे भी पहले बताई जाती है। वेलोसिटी शुरू की तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी वैलिड हुई ना, ये किसी उससे तो आई नहीं है डिफरेंशियल कैलकुलस से। थर्ड देखो, थर्ड वैलिड है क्या? थर्ड इसलिए नहीं वैलिड है क्योंकि वो डिफरेंशियल से आई है। Not valid, it is kinematic equation and valid for constant acceleration. तो ये हमारा ग्राफ ही लीनियर था, वीटी ग्राफ जिसके लिए आई थी। तो इक्वेशन एंड वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर मान लो क्यूबिकल टाइम होता, टाइम स्क्वायर में ना होता तो सरवाइव कर जाता ये, फिर तो नहीं वैलिड होती। तो ये सिर्फ इस ग्राफ के लिए वैलिड है, जहाँ ये v है ये t है उसके लिए। तो इट इज वैलिड फॉर कांस्टेंट। तो ये नॉट फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन। क्योंकि वो आर्बिट्रेरी मोशन की बात कर रहा है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। क्या चौथी वैलिड है? चौथी वैलिड है? Not valid for arbitrary motion. This is ये जो a एवरेज है एक्सीलरेशन, ये भी वही बात है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये बात ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये भी वैलिड है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ये तो बाय डेफिनेशन वैलिड है। सो वैलिड फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन। ये चीज हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके और क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, शाम को करा देंगे। सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, तो शाम का टाइम हम आपको बताएंगे कि क्या होगा। ओके।
अभी के लिए इतना ही।